जो तुम्हारे एक दूसरे के बीच मैटर हो जाता है। हाउ लइका होके परेशान कर रहा, हम ना परेशान कर पाए, इसका मतलब हमारा हाउ लइका के साथ हो गया एगो मैटर। वो वाला मैटर नहीं, मैटर मतलब अब इस तरीके तो सारे इलेक्ट्रॉन आगे जाकर इकट्ठा हो जाएंगे, इसलिए इस एनोड को हमने पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्टेड किया था। तो आप बताओ ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से एमिट होंगे और एमिट होकर आप बताओ ये इलेक्ट्रॉन एनोड के द्वारा क्या कर लिए जाएंगे। आइंस्टीन का प्रकाश वैद्युत प्रभाव समीकरण, दिस इज द वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आ गए हम, धक्का काहे दे रहे हो भाई? माना कि हम पार्टिकल हैं, लेकिन ऐसा भी नहीं कि हमको इग्नोर करो। चलो आते हैं। तो स्वागत है सभी प्यारे बच्चों का अपने प्यारे से बैच हुंकार बैच में। तो सभी प्यारे बच्चे, अब तक हम लोगों ने रे ऑप्टिक्स पढ़ ली, वेव ऑप्टिक्स पढ़ ली, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ ली, करंट इलेक्ट्रिसिटी पढ़ लिया, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव पढ़ लिया, सब कुछ तो पढ़ लिया, लेकिन नहीं पढ़ा तो क्या? ड्यूल नेचर एंड रेडिएशन, ड्यूल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर। क्या हुआ? क्या वेव ऑप्टिक्स पढ़ने के बाद फिजिक्स का समापन हो जाना चाहिए था, समापन होना जाना चाहिए था? तो ऐसा कुछ नहीं है, शुरुआत हुई अब एक नई कहानी की। उस नई कहानी को सभी प्यारे बच्चे इस पूरे वन शॉट में बिल्कुल अच्छी तरीके से फोकस होकर समझेंगे, एक एक पॉइंट को समझेंगे। आज समझने का दिन है, समझ लो बेटा, क्योंकि कल पढ़ने का दिन होगा, पढ़ लेना। तो स्टार्ट करते हैं बच्चों कि मैं आपका अपना प्यारा भैया, जय भैया बोलो, जय सर बोलो, जय दोस्त बोलो, जो भी बोलो, बस आपका फिजिक्स का मेंटोर आपके लिए कुछ लेकर आ रहा है। बस उसको शुरुआत से पढ़ना, मन लगाकर पढ़ना, कॉपी और पेन लेकर पढ़ना। तो बच्चों अगर बात करें हम लोग इसमें क्या क्या पढ़ने वाले हैं, नो डाउट हम लोग इसमें पढ़ने वाले हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के बारे में। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के बारे में, और क्या जबरदस्त होने वाला है। जी हाँ बच्चों, जिसे आप कहते हो प्रकाश वैद्युत प्रभाव, प्रकाश वैद्युत प्रभाव। और हम चाहते हैं मेरे लल्ला, मेरे मुन्ना बहुत अच्छी तरीके से पढ़ें। काहे से बिहार वाले लाला जब पढ़ेंगे ना तभी बढ़ेंगे, ठीक है ना? तो सही प्यारे बच्चे बिल्कुल गर्दा उड़ा देना अच्छी तरीके से पढ़ पढ़ के, और जहां पर लाइन अच्छी लगे तुरंत कमेंट बॉक्स में बोलना जय भैया गर्दा उड़ा दिए। तो आ जाओ प्यारे बच्चों, आज सबसे पहले हम लोग अगर हम ड्यूल नेचर ऑफ रेडिएशन के बारे में जाने, किसके बारे में? रेडिएशन। तो सबसे पहली बात तो हम बात करना चाहते हैं रेडिएशन है क्या। रेडिएशन बच्चों लाइट को ही कहते हैं। अगर हम देखें तो हमारे पास लाइट के पास दो नेचर है, एक हमारे पास पार्टिकल नेचर भी है, ठीक है। हालांकि जो शक का बीज बोया था वो सबसे पहले किसने बोया? हमारे न्यूटन साहब ने। हमारे पास लाइट के पास दो प्रॉपर्टी होती है, एक पार्टिकल नेचर भी होता है और एक क्या होता है? वेव नेचर भी होता है। मतलब ये पार्टिकल की तरह भी बिहेव करेगा और यही नेचर की तरह भी बिहेव करेगा। रेडिएशन का पहले मतलब समझ लो, यही पार्टिकल नेचर की तरह बिहेव करेगा और यही वेव नेचर की तरह भी बिहेव करेगा। कब कैसे सब कुछ बताएंगे। लेकिन कुछ बच्चे कह रहे हैं रेडिएशन विकिरण का मतलब तो पता चल गया कि भैया प्रकाश ही होता है, प्रकाश ही होता है। लेकिन सवाल उठ रहा है ये सर जी मैटर क्या है? अरे ये भैया वाला मैटर नहीं जो तुम्हारे एक दूसरे के बीच मैटर हो जाता है। हाउ लइका होके परेशान कर रहा, हम ना परेशान कर पाए, इसका मतलब हमारा हाउ लइका के साथ हो गया एगो मैटर। वो वाला मैटर नहीं, मैटर मतलब द्रव्य। मैटर का मतलब क्या होता है? जितने भी जैसे मान लीजिए हमने बोला नहीं, माइक देख रहे हो, कोई भी ऑब्जेक्ट है वो सब एक क्या है? मैटर है। और मैटर हमारा पार्टिकल नेचर को भी बिहेव करेगा और
वेव नेचर को भी बिहेव करेगा। आराम से समझेंगे। मतलब ये जितने भी आपको नजर आ रहा है, बोर्ड नजर आ रहा है, सब कुछ नजर आ रहा है, ये सब एक क्या है? पार्टिकल। ठीक है, सब क्या है? एक पार्टिकल है। ध्यान से समझिएगा। एक एक बच्चे, एक एक बच्चे, ठीक है, सारे। तभी तो हमने बोला है, अपने चैप्टर में इंट्रोड्यूस कराया है, ड्यूल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर। मैटर भी हमारा ड्यूल नेचर की तरह बिहेव करेगा, मतलब मैटर भी पार्टिकल और वेव दोनों की तरह बिहेव करेगा। क्यों? अगर बात करें इलेक्ट्रॉन के बारे में, अगर हम बात करें इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉन मैटर भी है, इलेक्ट्रॉन पार्टिकल को भी रिप्रेजेंट करेगा, इलेक्ट्रॉन ही वेव को रिप्रेजेंट करेगा। और इस एक्सपेरिमेंट को डेविसन और जर्मर ने किया। इस एक्सपेरिमेंट को डेविसन और जर्मर ने प्रूफ कर दिया क्या? कि जब इलेक्ट्रॉन मूविंग विद द हाई वेलोसिटी, जब इलेक्ट्रॉन हाई वेलोसिटी के साथ मोशन करता है, तो वो एक वेव नेचर की तरह बिहेव करता है, वो एक पार्टिकल नेचर की तरह बिहेव करता है। वो एक्सपेरिमेंट था डेविसन एंड जर्मर एक्सपेरिमेंट। बिल्कुल अच्छी से, बिल्कुल पोलाइटली होकर समझेंगे, एक एक प्यारे बच्चे, बिल्कुल अच्छी तरीके से। अगर हम बात करें हमारे न्यूटन साहब, न्यूटन भैया, पप्पा ऑफ फिजिक्स, न्यूटन ने 1675 ईस्वी में ही बता दिया कि हमारी जो लाइट होती है, हमारा जो प्रकाश होता है, वो छोटे छोटे टिनी पार्टिकल की तरह बिहेव करता है। वो एक टिनी पार्टिकल एमिट करता है, जिसे आप लोगों ने बोला था कॉर्पस्कल, जिसे आपने क्या कहा था? कॉर्पस्कुलर थ्योरी। ध्यान है ना? कॉर्पस्कुलर थ्योरी। बोलो बच्चों, ध्यान है ना? कणिका सिद्धांत जिसे आपने कहा था, कणिका सिद्धांत। लेकिन हालांकि वो फेल हो गया था, आप सभी लोग जानते हैं। फिर आगे चलकर आए हमारे हाइगेंस। हाइगेंस ने लाइट को वेव की तरह बिहेव करवाया, लेकिन बीज कहाँ बोया? न्यूटन ने बोल दिया ठीक है पार्टिकल नेचर। वो बात अलग है कि प्रूफ नहीं हो पाया। फिर आगे चलकर 1800 के अगर बात करें दशक में, ठीक है, तो 18 सेंचुरी की अगर बात करें, तो हमारे हाइगेंस साहब ने कहीं ना कहीं ये प्रूफ करने की कोशिश की कि लाइट किस तरीके से बिहेव कर रही है? वेव नेचर की तरह बिहेव कर रही है। किसकी तरह बिहेव कर रही है? वेव नेचर की तरह बिहेव कर रही है, जिसमें इन्होंने हालांकि सॉरी, पानी पी लिखा हो। आराम से पढ़ेंगे। हाइगेंस भैया ने अपने लाइट को वेव नेचर की तरह कहा, और उस वेव नेचर के बिहाफ पर हम लोगों ने इंटरफेरेंस को समझा, व्यतिकरण को समझा, ठीक है। फिर हम लोगों ने समझा डिफ्रैक्शन को समझा, मतलब विवर्तन को समझा। फिर हम लोगों ने बच्चों पोलराइजेशन को समझा, पोलराइजेशन मतलब ध्रुवण को समझा। सही बच्चे, जरा फोकस्ड होकर समझेंगे। लेकिन ये हमें पता था कि ये थ्योरी पूरी तरीके से क्या हो चुकी थी? फ्लॉप। लेकिन फ्लॉप नहीं हुई थी, शुरुआत हुई थी। आगे चलकर लाइट को पार्टिकल नेचर की तरह प्रूफ किया गया, लाइट को पार्टिकल नेचर प्रूफ किया गया, बट वो किसके बिहाफ पर? वो बताया गया फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के बेसिस पर। प्रकाश
वैद्युत प्रभाव के आधार पर यह बता दिया गया कि लाइट एक पार्टिकल नेचर भी रिप्रेजेंट करती है। थोड़ा इंट्रोडक्शन देना चाहते हैं, आराम से समझें आप लोग। क्लियर है? अगर आराम से समझना चाहते हैं तो समझो। ठीक ठीक। न्यूटन ने बोल दिया था कि ठीक है, लाइट छोटे छोटे पार्टिकल्स को एमिट करती है जिसे करपस्कल्स कहते हैं, जिसे हम कणिका कहते हैं। बट थ्योरी फ्लॉप हुई थी क्योंकि इन्होंने लाइट के अदर फिनोमिना को डिस्क्राइब नहीं कर पाए थे। हाइगेंस आए, उन्होंने लाइट को वेव नेचर कहा, लेकिन उनका भी मानना गलत था क्योंकि वो केवल इंटरफेरेंस और डिफ्रैक्शन को ही समझा पाए, लेकिन वेव के बेसिस पर हम लाइट के इन फिनोमिना को समझ सकते थे। लेकिन आगे चलकर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट ने एक नया भूचाल पैदा कर दिया। क्या पैदा कर दिया? भूचाल। कैसा भूचाल पैदा कर दिया? उन्होंने बता दिया फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के बेसिस पर कि लाइट एक पार्टिकल नेचर को भी बिहेव करेगी, रिप्रेजेंट करेगी। सॉरी फॉर दैट। तो समझो फिर, सबसे पहली बात तो आपको हम पढ़ाते हैं थर्मोनोइक एमिशन। तापानिक उत्सर्जन क्या होता है? तापानिक उत्सर्जन क्या होता है? सही बच्चे जरा ध्यान से समझेंगे क्लास को। इसमें यह बताया गया कि बच्चों कि अगर हम किसी मेटल के सरफेस को हीट देते हैं, अगर किसी मेटल के सरफेस को हम क्या करें? हीट गिवन करें। क्या गिवन करें? हीट, ऊर्जा दें, तो वो हीट गर्म होगी, सॉरी वो मेटल गर्म होगा। ये क्या है? मेटल, धातु है। इस धातु को अगर हम कुछ हीट देते हैं तो हीट देने के बाद वो मेटल गर्म होगा, और ये मेटल है तो इसमें क्या होंगे? फ्री इलेक्ट्रॉन्स। आप सभी लोग जानते हैं ये इलेक्ट्रॉन्स इस हीट को एब्जॉर्ब करके सरफेस को छोड़कर कहां चले जाएंगे? बाहर चले जाएंगे। ठीक है, इसी को हम लोग बोलते थे थर्मो आयन, इसी को बोलते थे तापायन। ताप के कारण, टेम्परेचर के कारण जो इलेक्ट्रॉन बाहर आते थे, इन्हें बोलते थे थर्मो आयन। ठीक है, इसको बोलते थे तापायन। मतलब जब किसी हम मेटल को गर्म करते हैं तो गर्म करने के कारण उसके अंदर जितने भी फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो एनर्जी को एब्जॉर्ब करके सरफेस को बाहर निकल जाते हैं। इस पूरे प्रोसेस को ही हम लोग बोलते हैं तापानिक उत्सर्जन, दैट मीन्स थर्मोनोइक एमिशन। अब जरा समझो, अगर एक और प्रोसेस को जरा ध्यान से सुनो कि अगर ये कोई दो प्लेट्स हैं, एक प्लेट पॉजिटिवली चार्ज है और एक प्लेट क्या है? निगेटिवली चार्ज है, और यह हाई इंटेंसिटी की एक इलेक्ट्रिक फील्ड है। और अगर इस हाई इंटेंसिटी के इस इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर हम कोई एक मेटल रखें, एक कोई हम क्या लिखें? मेटल, तो आप बताओ उसमें जितने भी इलेक्ट्रॉन हैं वो बहुत तेजी से एक्सिलरेट होंगे, क्योंकि इनके बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या होगा? फिर इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम होने के कारण कहीं ना कहीं पोटेंशियल डिफरेंस भी बहुत ज्यादा होगा, जिसके कारण ये इलेक्ट्रॉन सरफेस को छोड़कर कहां निकल आएंगे? बाहर निकल आएंगे। मतलब ड्यू टू द हाई इंटेंसिटी ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड, इस मेटल के भीतर जितने भी फ्री इलेक्ट्रॉन होंगे उस सरफेस को छोड़कर कहां जाएंगे? बाहर निकल जाएंगे। लेकिन ना तो ये प्रोसेस हमारा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है, ना तो ये प्रोसेस हमारा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है। तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है क्या? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पढ़ने से पहले आपको प्लैंक्स थ्योरी को पढ़ना चाहिए। ठीक है, प्लैंक्स थ्योरी, क्वांटम थ्योरी आप बोल सकते हो। भाई प्लैंक ने यह बता दिया था कि लाइट ट्रेवल इन एनी मीडियम इन द फॉर्म ऑफ स्मॉल पैकेट्स और बंडल्स। हमारे प्लैंक ने बता दिया था कि लाइट छोटे छोटे पैकेट्स या बंडल्स के फॉर्म में मीडियम में ट्रेवल करती है विद द स्पीड ऑफ 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। एक्चुअली में लाइट को पार्टिकल नेचर की तरह थ्योरी देने वाले हमारे प्लैंक थे। प्लैंक ने क्या बोला? लाइट इज ऑलवेज ट्रेवल इन अ मीडियम इन द फॉर्म ऑफ स्मॉल पैकेट्स और बंडल्स।
हमारे प्लांक साहब ने बोल दिया कि लाइट जो होती है छोटे छोटे पैकेट्स और बंडल्स के रूप में माध्यम में 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड की चाल से चलती है, और लाइट की इस एनर्जी को, लाइट की इस एनर्जी को ही हम लोग फोटोन एनर्जी कहते हैं। क्या कहते हैं? फोटोन एनर्जी कहते हैं। प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है। लाइट इज काइंड ऑफ एनर्जी, लाइट इज काइंड ऑफ एनर्जी। प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है, प्रकाश एक प्रकार की क्या है? ऊर्जा है, जो कि किसी मीडियम में छोटे छोटे पैकेट्स बंडल्स के फॉर्म में 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड की चाल से चलती है। प्रकाश की इस ऊर्जा को ही हम लोग फोटोन ऊर्जा कहते हैं। और ये जो फोटोन एनर्जी होती है वो लाइट के फ्रीक्वेंसी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। जितनी ज्यादा फ्रीक्वेंसी होगी, जितने ज्यादा इन पार्टिकल्स की फ्रीक्वेंसी होगी, उतनी ही ज्यादा हमारी फोटोन एनर्जी होगी, लाइट की एनर्जी उतनी ही ज्यादा होगी। जब प्रोपोर्शनल का मार्क हटाते हैं बच्चों तो कांस्टेंट आता है h, वेयर h इज अ प्लैंक कांस्टेंट, प्लैंक कांस्टेंट। ध्यान से सुनिएगा बच्चों, यहाँ पर बच्चों हम h को प्लैंक कांस्टेंट कहते हैं, जिसकी वैल्यू 6.6 × 10⁻34 यूनिट याद से सुनिएगा जूल इनटू में सेकंड होती है। ध्यान से सुनिएगा, ये होती है फोटोन एनर्जी। यहां पर जितनी ज्यादा मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी होगी, फोटोन की एनर्जी उतनी ही क्या होगी? ज्यादा होगी। नो डाउट, बहुत अच्छी तरीके से समझिएगा, ठीक है। अच्छा, आप सभी लोग जानते हो v बराबर n लैम्डा, जानते हो? अब स्पीड ऑफ लाइट रिप्रेजेंट होगी c से, फ्रीक्वेंसी रिप्रेजेंट हो रही है न्यू से, और वेवलेंथ रिप्रेजेंट होगी लैम्डा से। ये हो गई प्रकाश की चाल, आवृत्ति, ये तरंग दैर्घ्य। तो आप बताओ न्यू बराबर c अपॉन लैम्डा। तो आप जरा बाबू लोग, ए बाबू, ए सुगा, ई बराबर hc अपॉन लैम्डा नहीं लिख सकते हो? ये होता है फोटोन एनर्जी। मीन्स ओवरऑल प्लैंक थ्योरी के अकॉर्डिंग हमको पता चल रहा है कि किसी लाइट की एनर्जी, किसी रेडिएशन की एनर्जी, वो होती है फोटोन एनर्जी। फोटोन एनर्जी दैट मीन्स एच न्यू। एच न्यू क्या होगा? एच न्यू ही इक्वल होगा hc अपॉन में लैम्डा। जितनी फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी, लाइट की एनर्जी भी उतनी ज्यादा होगी। फ्रीक्वेंसी ज्यादा हो, उल्टा भी बोल सकते हो, वेवलेंथ कम होगी तो भी लाइट की एनर्जी क्या होगी? ज्यादा होगी। बोलो, बात आ रही कि जा रही सभी को? ये सबसे पहले आपको थोड़ी सी क्वांटम थ्योरी समझनी चाहिए, क्या है फोटोन एनर्जी, तब हम लोग जानेंगे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या होता है। अब अगर आप लोगों को फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जानना है तो अब जानने में आपको ज्यादा दिक्कत नहीं होगी ना। ये सपोज करो बच्चों, ये कोई एक मेटल है, ये कोई क्या है? मेटल है। मेटल मीन्स ये कोई क्या है? धातु है। आप सभी लोग जानते हो अगर ये कोई एक मेटल है तो इसमें ऑलरेडी क्या होंगे? फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे। ध्यान से सुनिएगा सभी प्यारे बच्चे, सही प्यारे बच्चे यहाँ पढ़ने आए हैं इसलिए समझिएगा। अब जरा सुनो क्या होता है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या होता है? सही प्यारे बच्चे बिल्कुल अच्छी तरीके से समझेंगे। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या होता है? एक एक प्यारे मुन्ना, मेरे सुनना, मेरे जुन्ना, बहुत अच्छी तरीके से पढ़ना। बोलो यस और नो। बहुत अच्छे। कहा क्या जा रहा है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में? जब किसी मेटल के सरफेस पर फोटोन एनर्जी इंसिडेंट होती है, रेडिएशन इंसिडेंट होती है। जब किसी मेटल के सरफेस पर फोटोन एनर्जी या फोटोन इंसिडेंट होता है तो उसमें जितने भी पार्टिकल्स होते हैं, किसमें? हमारे मेटल में जितने भी इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो इसकी एनर्जी को क्या कर लेते हैं? एब्जॉर्ब कर लेते हैं, और एब्जॉर्ब करते ही सरफेस को छोड़कर बाहर निकल आ जाते हैं। ये एमिटेड होने वाले इलेक्ट्रॉन, ये रिजेक्टेड होने वाले इलेक्ट्रॉन, ये इंजेक्टेड होने वाले इलेक्ट्रॉन, इन इलेक्ट्रॉनों को ही हम लोग बोलते हैं फोटो इलेक्ट्रॉन्स। इन्हें क्या कहते हैं? फोटो इलेक्ट्रॉन्स। इसी को बोलते हैं प्रकाशायन। प्रकाशायन, प्रकाश प्लस आयन, प्रकाश के कारण एमिट हो रहे हैं।
जब किसी धातु के सरफेस पर फोटोन ऊर्जा आपतित होती है तो उसमें उपस्थित इलेक्ट्रॉन वो अपनी मतलब उनकी एनर्जी को एब्जॉर्ब करके सरफेस को कहां बाहर उनकी मतलब अरे यार छोड़ो, जब फोटोन एनर्जी किसी मेटल के सरफेस पर इंसिडेंट होती है, क्योंकि फोटोन है तो फोटॉन्स के पास कहीं ना कहीं एनर्जी होगी, एच न्यू। अभी अभी आपने पढ़ा एच सी अपॉन लैम्डा, मीन्स ये जब फोटोन ये किसी सरफेस पर पड़ेगा तो सरफेस पर जितने भी इलेक्ट्रॉन है वो फोटोन की एनर्जी को एब्जॉर्ब करेंगे और सरफेस को छोड़कर बाहर निकल जाएंगे। उत्सर्जित हुए इलेक्ट्रॉनों को प्रकाशायन, इंजेक्टेड हुए इलेक्ट्रॉनों को ही हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉनों को फोटो आयंस और फोटो इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं। और इस फिनोमिना को हम लोग कहते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। एक एक बच्चा ध्यान से सुनेगा, इसी को बोलते हैं बच्चों प्रकाश वैद्युत प्रभाव। प्रभाव एक एक चीज क्लियर करोगे, एक एक पॉइंट को बेसिस बनाते हुए हम समझा रहे हैं। क्लियर सभी को? इसका एक एक्सपेरिमेंट दिया गया, ठीक है, इसका एक एक्सपेरिमेंट क्या दिया गया जरा ध्यान से सुनिएगा। ये एक बेटा एक ट्यूब है, ठीक है, जिसमें पूरी तरीके से हमने क्या रखा, वैक्यूम, ठीक है, वेरी गुड। इधर एक प्लेट थी, इस प्लेट को कौन सी प्लेट कहा गया, कैथोड प्लेट, ठीक है। इधर एक प्लेट रखी गई जिसे क्या कहा गया, एनोड है। और इन इलेक्ट्रोडों को हमने एक वेरिएबल बैटरी के साथ जोड़ा, ठीक है, दिस वन, ठीक है, वेरिएबल बैटरी, इसके साथ रियोस्टेट कनेक्टेड था, ठीक है। यहां पर कहां पर, यहां पर जरा गौर करेंगे सभी प्यारे बच्चे, जरा गौर करेंगे सारे के प्यारे के बच्चे के बच्चे, प्यारे बच्चे। यहां पर एक ट्रांसपेरेंट सरफेस है। अब देखो इसको एक वेरिएबल बैटरी से जोड़ा तो इस पर कहीं ना कहीं ये पॉजिटिव टर्मिनल पर है और ये क्या है, नेगेटिव टर्मिनल पर है, ठीक है। अब हुआ क्या, होना क्या था वही होगा, यहां से फोटोन को हमने इंसिडेंट कराया। यहां से किसको इंसिडेंट कराया, फोटोन से, फोटोन को इंसिडेंट कराया। जब यहां से फोटोन को इंसिडेंट कराया तो क्या हुआ, यहां के जितने भी इलेक्ट्रॉन्स थे उस एनर्जी को क्या किए, एब्जॉर्ब किए और एब्जॉर्ब करके एमिट होने लगे। अब इस तरीके तो सारे इलेक्ट्रॉन आगे जाकर इकट्ठा हो जाएंगे, इसलिए इस एनोड को हमने पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्टेड किया था। तो आप बताओ ये इलेक्ट्रॉन यहां से एमिट होंगे और एमिट होकर आप बताओ ये इलेक्ट्रॉन एनोड के द्वारा क्या कर लिए जाएंगे, अट्रैक्ट कर लिए जाएंगे। बोलो यस और नो। अब यही इलेक्ट्रॉन यहां से फोटोन इंसिडेंट हो रहा है, यहां के इलेक्ट्रॉन उसकी एनर्जी को एब्जॉर्ब कर रहे हैं, एब्जॉर्ब करके यहां से इंजेक्ट हो रहे हैं, एमिट हो रहे हैं। तो इन एमिटेड इलेक्ट्रॉन को ये एनोड अपनी ओर क्या करता है, अट्रैक्ट कर लेता है। अब सोचो अगर ये इलेक्ट्रॉन इधर की ओर अट्रैक्ट हो रहे हैं, अब यही इलेक्ट्रॉन हमारे इस सर्किट में फ्लो होंगे, ये सर्किट में फ्लो होने के कारण हमारे इस सर्किट में क्या फ्लो होगी, करंट फ्लो होने लगेगी। भाई ये इलेक्ट्रॉन ऐसे सर्कुलेट होने लगेंगे, सर्किट में एक करंट फ्लो होगी जिसे हम कौन सी करंट कहेंगे, फोटो करंट, जिसे हम कौन सी करंट कहेंगे, फोटो करंट। इसी को कहेंगे बच्चों प्रकाश धारा। कौन सी धारा, प्रकाश धारा। बोलो यस सर नो। बहुत आराम से समझिएगा, जल्दीबाजी बिल्कुल भी नहीं है। ये है पूरा प्रोसेस, ये जो आप पढ़ रहे हो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ये है एक वैक्यूम चैम्बर में हमने क्या किया, एक प्लेट रखी कैथोड, एक प्लेट रखी एनोड, जिसे एक वेरिएबल बैटरी से जोड़ा, इधर से फोटोन को इंसिडेंट कराया और फोटोन के पास कुछ ना कुछ क्या है, एनर्जी है, एच न्यू, या फिर कह सकते हो एच सी अपॉन में क्या, लैम्डा। बोलो
अब ये जब फोटोन इस कैथोड पर पड़ा, उसमें इलेक्ट्रॉन उस एनर्जी को एब्जॉर्ब करके सरफेस से बाहर निकले। यहाँ पर एनोड ऑलरेडी पॉजिटिव टर्मिनल पर था, उसने इन इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर अट्रैक्ट करा। अब आप देखो, अगर यहाँ पॉजिटिव पोटेंशियल हम बढ़ाते जाएंगे तो ये इलेक्ट्रॉन और तेजी से आएंगे। मतलब अगर हम इधर के पोटेंशियल को बढ़ाते जाएं तो एमिटेड होने वाले इलेक्ट्रॉन बढ़ते जाएंगे। लेकिन है तो लिमिटेड ही इलेक्ट्रॉन ना, है तो लिमिटेड ही इलेक्ट्रॉन ना, वही इलेक्ट्रॉन सर्कुलेट होंगे। तो आप अगर पोटेंशियल बढ़ाते जाओगे, ठीक है, इलेक्ट्रॉन और तेजी से आते जाएंगे, करंट बढ़ती जाएगी। लेकिन एक कंडीशन ऐसी आएगी, एक कंडीशन ऐसी आएगी, जरा ध्यान सुनना, कि आप पोटेंशियल भले बढ़ाते जाओ लेकिन करंट मैक्सिमम पोजीशन तक पहुंच जाएगी। उस करंट को, मैक्सिमम करंट को ही हम लोग क्या कहेंगे? सैचुरेशन करंट। कौन सी करंट कहेंगे? सैचुरेशन करंट। सैचुरेशन करंट का मतलब क्या होगा? संतृप्त धारा। मतलब करंट मैक्सिमम हो जाएगी। अगर तुम, ठीक है, इसके पॉजिटिव पोटेंशियल को बढ़ा रहे हो, इलेक्ट्रॉन तेजी से आ रहे, बना बन बना बन बना बन बना बन, लेकिन इलेक्ट्रॉन तो लिमिटेड ही है ना, वही इलेक्ट्रॉन सर्कुलेट हो रहे। अब ज्यादा, जब तक नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ेंगे नहीं तब तक तो करंट ज्यादा बढ़ेगी नहीं। तो अगर करंट मैक्सिमम हो जाएगी, उसके बाद आप पोटेंशियल को कितना भी बढ़ाते रहो, करंट बढ़ेगी नहीं। ध्यान से समझिएगा, ठीक है। मीन्स अगर एनोड को हम पॉजिटिव पोटेंशियल बढ़ा, इंक्रीज करते जाएं तो हमारे सर्किट में फ्लो होने वाली, दैट मीन्स फोटो करंट क्या होती जाएगी? बढ़ती जाएगी। इस तरीके से हमने रिप्रेजेंट कर रहे हैं अपने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को। देखिए मैंने डेफिनेशन दिया इसकी, किसकी? प्रकाश विद्युत प्रभाव। जब किसी धातु के पृष्ठ पर फोटॉन ऊर्जा आपतित होती है तो उसमें उपस्थित इलेक्ट्रॉन उसकी ऊर्जा को ग्रहण कर लेते हैं और पृष्ठ को छोड़कर बाहर निकल जाते हैं। प्रकाश की इस घटना को प्रकाश विद्युत प्रभाव कहते हैं। उत्सर्जित होने वाले इलेक्ट्रॉन को प्रकाश इलेक्ट्रॉन या फोटो इलेक्ट्रॉन कहते हैं। पृष्ठ से उत्सर्जित होने वाले इलेक्ट्रॉन आपतित फोटॉन की आवृत्ति पर निर्भर करते हैं। क्यों? आवृत्ति जितनी ज्यादा होगी एनर्जी भी उतनी ज्यादा होगी, एमिटेड होने वाले इलेक्ट्रॉनों की एनर्जी भी उतनी ही ज्यादा होगी। When a light of high frequency falls on a metallic surface, then electrons are emitted from the surface. This phenomena is known as photoelectric effect or photoelectric emission. Emitted electrons are known as photoelectrons. The current flowing in a closed circuit due to this electron is known as photoelectric current. यही होती है, यही हमारी फोटो करंट, फोटो इलेक्ट्रिक करंट, फोटो इलेक्ट्रिक करंट। बोलिए बात समझ में आए कि नहीं है? यहीं पर एक और पोटेंशियल पढ़ाने जा रहे हैं बच्चों, इसे बोलते हैं स्टॉपिंग पोटेंशियल। स्टॉपिंग पोटेंशियल, इसी को बोलते हैं निरोधी विभव। निरोधी विभव, जरा ध्यान से सुनिएगा। अब सोचो, थोड़ी देर के लिए सोचो, अगर हम इस एनोड को निगेटिव पोटेंशियल गिवन करें, ठीक है, आपने पॉजिटिव पोटेंशियल को दिया, इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट होने लगे, अट्रैक्ट होने लगे, अट्रैक्ट होने लगे, ठीक है। अब हम इसे क्या दे रहे हैं? निगेटिव पोटेंशियल। निगेटिव पोटेंशियल 0 से बढ़ाएंगे, निगेटिव का मतलब निगेटिव देंगे, निगेटिव का मतलब पॉजिटिव से निगेटिव जाएगा। अब आप इसको जब निगेटिव पोटेंशियल दोगे तो जो इलेक्ट्रॉन आ रहे थे धीरे धीरे इलेक्ट्रॉन क्या होने लगेंगे? आना कम कर देंगे, क्योंकि रेपल करने लगेंगे, या वहां से निकलने ही नहीं देंगे, चट वहीं पर रुको, ठीक है। अगर हम इसको निगेटिव पोटेंशियल देते जाएं देते जाएं देते जाएं कि इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट होने के बजाय क्या हो जाए? रेपल हो जाए, तो उस पोटेंशियल को ही हम लोग क्या कहेंगे? स्टॉपिंग पोटेंशियल, निरोधी विभव कहेंगे। सबको समझिए, सबको आप पीडीएफ देंगे आराम से, पहले पढ़ लो, पहले पढ़ लो, आराम से समझ लो चीजों को, ठीक है, फिर आराम से पढ़ाते रहेंगे। क्लियर सभी को? बहुत अच्छे। अच्छा, आप सभी लोग पढ़े हो, आप बताओ, सपोज कर लो इसका निगेटिव पोटेंशियल दिया हमने, तो मान लो दोनों ही प्लेट्स के बिटवीन पोटेंशियल डिफरेंस भी है,
तो आपने पढ़ा होगा डेल्टा V बराबर W अपॉन में क्या Q, पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है। स्टॉपिंग पोटेंशियल कितना है V नॉट, आप बताओ W अपॉन में Q। अरे सीधे सीधे देखो K बराबर Q भी पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है, बोलो। अब बस V नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे, V नॉट लिखेंगे। ये वो नेगेटिव पोटेंशियल है जो इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने के बजाय क्या कर रहा है, रेपेल कर रहा है। क्या कर रहा है, रेपेल। बात समझ में आई कि नहीं आई, बात समझ में आई कि नहीं आई। यहीं पर एक ग्राफ खींचा जाता है, यहीं पर एक ग्राफ खींचा जाता है, जरा ध्यान से देखिएगा। एक ग्राफ एक ग्राफ एक ग्राफ, ध्यान से सुनिएगा सही प्यारे बच्चे। ये है हमारे पास क्या, करंट, क्या है, करंट, ठीक है। ये हमारे पास है पोटेंशियल, पोटेंशियल, ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहली बात तो अगर हम निगेटिव पोटेंशियल देंगे तो इलेक्ट्रॉन रेपल होने लगेंगे। एक्चुअली पहले मैं ग्राफ बनाऊंगा फिर आपको समझाऊंगा। ओ माय गॉड, ये क्या है सर, ये हमको ग्राफ को समझ में नहीं आया। समझाता हूं ना बेटा, पहले मैं बना तो लूं। अब देखो, हमने जब पॉजिटिव पोटेंशियल को बढ़ाया तो करंट बढ़ती गई बढ़ती गई बढ़ती गई, और अब बढ़ा रहे हैं पोटेंशियल को तो हम देख रहे हैं कि अब करंट में कोई इफेक्ट नहीं हो रहा है। इस करंट को हम लोग कौन सी करंट कहेंगे, सैचुरेशन करंट। इसे क्या कहेंगे, सैचुरेशन करंट, संतृप्त धारा, संतृप्त धारा। अब तो कई बच्चे ये कह रहे होंगे सर ग्राफ यहां से क्यों नहीं स्टार्ट हो रहा है। भाई अपने इलेक्ट्रॉन के पास, भाई इलेक्ट्रॉन जब एमिट हो रहे थे वो तो ऑलरेडी एनोड की ओर जा रहे थे, हम तो पोटेंशियल बढ़ा करके उसको और उनकी काइनेटिक एनर्जी को बढ़ा रहे थे और तेजी से अट्रैक्ट हो रहे थे। सर ये क्या है, ये है बच्चों स्टॉपिंग पोटेंशियल। देखो निगेटिव पोटेंशियल है ये वो निगेटिव पोटेंशियल है जहां पर करंट की वैल्यू क्या हो गई है, 0 हो गई है। आप देखो, हम अगर निगेटिव पोटेंशियल देते जाएंगे करंट धीरे धीरे कम होती जाएगी, कम होती जाएगी, और जब करंट की वैल्यू 0 होगी उस समय जो निगेटिव पोटेंशियल होगा वो निगेटिव पोटेंशियल ही क्या होगा, स्टॉपिंग पोटेंशियल, स्टॉपिंग पोटेंशियल। इसे कहेंगे बच्चों निरोधी विभव। आराम से पढ़ेंगे, जल्दीबाजी नहीं है। बात समझ में आई कि नहीं आई। जब हम एनोड के पोटेंशियल को इंक्रीज करेंगे, एनोड के पोटेंशियल को इंक्रीज करेंगे तो हमारी करंट की वैल्यू बढ़ती जाएगी। एक कंडीशन आएगी कि वो कांस्टेंट हो जाएगी जिसे हम कहेंगे सैचुरेशन करंट। ये होगा हमारा स्टॉपिंग पोटेंशियल। बोलो यस और नो, यस और नो, क्लियर। सही बच्चों को एक एक पूरा पहले कॉन्सेप्ट क्लियर कर लो, एक बार ग्राफ देख लो। सही बच्चे बोलो, क्लियर। तो ये था हमारा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। पहले ये बेसिक के साथ चल रहे हैं, एक एक पॉइंट को समझिएगा। ये है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। अब यहां पर एक चीज और समझाना चाहेंगे। सबसे पहली बात तो अगर ये कोई एक मेटेलिक सरफेस है, ठीक है, जिसमें ऑलरेडी क्या है, इलेक्ट्रॉन। लेकिन जरा गौर से मैं आपसे एक चीज ये पूछना चाहता हूं, ठीक है, इस पर हमने क्या इंसिडेंट कराया, फोटोन। फोटोन की एनर्जी क्या थी, E इज इक्वल टू में एच न्यू कहो या एच सी अपॉन लैम्डा कहो, कोई बात नहीं। ये इलेक्ट्रॉन जो सरफेस के इलेक्ट्रॉन थे, जो सरफेस के इलेक्ट्रॉन थे, उन्होंने एनर्जी को एब्जॉर्ब किया, एब्जॉर्ब करके एमिट हो गए। नो डाउट ये हो गया हमारा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, प्रकाश विद्युत प्रभाव। अब लेकिन आप ये नहीं कह सकते हो कि अगर हमने 10 जूल की एनर्जी एमिट इंसिडेंट कराई, 10 जूल की ऊर्जा आपतित कराई, तो ये इलेक्ट्रॉन 10 जूल की ऊर्जा को एब्जॉर्ब करके बाहर निकल जाएंगे। नो डाउट ठीक है,
लेकिन जो ये तो सरफेस वाले इलेक्ट्रॉन एमिट हो रहे हैं, लेकिन जो सरफेस के अंदर इलेक्ट्रॉन होंगे इनको सरफेस तक पहुंचने में भी कुछ एनर्जी खर्च करनी पड़ जाएगी। आप ये नहीं सोचो कि 10 जूल की एनर्जी इंसिडेंट कराई तो 10 जूल की एनर्जी एमिटेड इलेक्ट्रॉनों की, उत्सर्जित होने वाले इलेक्ट्रॉनों की एनर्जी भी 10 जूल होगी, नहीं। जो सरफेस के इनसाइड इलेक्ट्रॉन हैं वो सरफेस तक पहुंचने में भी कुछ ना कुछ एनर्जी का क्या करेंगे, लॉस। सर कैसे, क्यों? निकलेंगे तो वाइब्रेट होंगे, वाइब्रेट होंगे तो पास वाले पॉजिटिव आयन से इलेक्ट्रॉनों से टकराएंगे, टकराएंगे तो कहीं ना कहीं इनकी एनर्जी क्या होगी, लॉस होगी। तो जो सरफेस तक एनर्जी पहुंचने में स्पेंड हो रही है एक्चुअली में उसी को कहेंगे क्या, वर्क फंक्शन। उसी को हम लोग कहेंगे वर्क फंक्शन, उसी को बच्चों हम लोग कहते हैं क्या, कार्यफलन। मतलब द मिनिमम एनर्जी ऑफ फोटोन रिक्वायर्ड टू emit the electron from the surface of the electron called the work function। मतलब किसी फोटॉन की वह न्यूनतम ऊर्जा जो पृष्ठ से इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन करा दे उसे कहेंगे क्या हम लोग, वर्क फंक्शन। वर्क फंक्शन कुछ नहीं है, मतलब सरफेस इलेक्ट्रॉन को सरफेस से एमिट कराने के लिए जितनी भी फोटोन की मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड होगी उसी को कहेंगे वर्क फंक्शन। सामने देख लीजिए कार्यफलन क्या है। किसी धातु के पृष्ठ पर आपतित फोटॉन की वह न्यूनतम ऊर्जा जो धातु के पृष्ठ से इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन कर दे तो इस न्यूनतम ऊर्जा को ही हम लोग कार्यफलन कहते हैं। द मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव अ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द मेटेलिक सरफेस इज इक्वल टू द वर्क फंक्शन ऑफ द मेटल। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय W। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय W। हालांकि वो बात अलग है कि W इज इक्वल टू में एच न्यू नॉट होता है, न्यू नॉट की जगह हम लोग लिखेंगे C अपॉन लैम्डा नॉट। अब ये दुविधा की बात है, ये न्यू नॉट क्या होगी, एमिटेड इलेक्ट्रॉनों की। जरा ध्यान से सुनिएगा, मैं पहले आराम से, जल्दीबाजी नहीं करेंगे। सबसे पहले वर्क फंक्शन समझ लो। किसी फोटॉन की वो न्यूनतम एनर्जी जो इलेक्ट्रॉनों को सरफेस से क्या करा दे, एमिट करा दे, वो मिनिमम एनर्जी ही क्या है, वर्क फंक्शन। भाई ठीक है, इलेक्ट्रॉनों को एमिट होने के लिए 10 जूल की एनर्जी चाहिए, हमें तो पता ही है। 15 जूल के इंसिडेंट कराएंगे तो भी इलेक्ट्रॉन निकलेगा, 20 जूल की ऊर्जा डालेंगे तो भी इलेक्ट्रॉन निकलेगा। लेकिन वो न्यूनतम एनर्जी जो इलेक्ट्रॉन का वहां से क्या कर दे, एमिशन कर दे, उस मिनिमम एनर्जी को ही हम लोग क्या कहेंगे, वर्क फंक्शन। हमें पता है फोटॉन की एनर्जी W से बड़ी हो या W के बराबर हो तो इलेक्ट्रॉन एमिट होंगे, एमिट होंगे। यस, इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होंगे। यस, तो द मिनिमम एनर्जी ऑफ फोटॉन विच इज या the minimum energy of photon required to remove the electron from the surface of the metal is called the work function। बार बार बोल रहे हैं। अब ये जो वर्क फंक्शन होता है वो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। अब एक नई चीज आ गई, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी क्या है, समझो। अब इसकी जगह एच न्यू लिख सकते हैं, ई की जगह। अगर ई मिनिमम है तो न्यू भी मिनिमम होगा। W की जगह लिखेंगे एच न्यू नॉट, एच से एच कैंसिल हो जाएगा। एक्चुअली में न्यू नॉट को बोलते हैं थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, इसी को बोलते हैं हम लोग क्या, देहली आवृत्ति। लो डेफिनेशन बना लो, डेफिनेशन बना लो। द मिनिमम फ्रीक्वेंसी ऑफ द फोटोन, द मिनिमम, सब कुछ लिख कर लाए, परेशान हो लेकिन बाबू हमको समझा लेने दिया करो। हम समझा रहे हैं, समझाने के बिहाफ पर चल रहे हैं।
द मिनिमम फ्रीक्वेंसी ऑफ द फोटोन, द मिनिमम frequency of the photon which is required to remove the electron from the surface of the metal called the threshold frequency. किसी फोटोन की वह न्यूनतम आवृत्ति, किसी फोटोन की वह न्यूनतम आवृत्ति जो धातु के पृष्ठ पर आपतित होकर इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन कर दे, तो उस समय बच्चों उस आवृत्ति को हम लोग क्या कहते हैं? दहली आवृत्ति. द मिनिमम फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट फोटोन विच इज रिक्वायर्ड टू रिमूव द electron from the surface of metal is known as threshold frequency or cutoff frequency or cutoff frequency of the surface. बोलो, क्लियर है? अब तुम्हें जरा गौर से देखो, बार बार इसी पेज पर आएंगे. अच्छा, ई मिनिमम था, यहां देखो ई मिनिमम है, तो हम बोल सकते हैं ना लैम्डा उस समय क्या होगा? मैक्सिमम होगा. W की जगह लिखेंगे लैम्डा नॉट, HC से HC क्या हो जाएगा? कैंसिल. लैम्डा मैक्सिमम को ही हम लोग कहेंगे लैम्डा नॉट. और लैम्डा नॉट है क्या? थ्रेशोल्ड वेवलेंथ है. वेवलेंथ मतलब जरा समझो, इसी को बोलेंगे देहली तरंग दैर्घ्य है. आराम से समझो, जल्दीबाजी नहीं है. मतलब जरा मैटर को समझो, जरा मैटर को समझो. द मैक्सिमम वेवलेंथ ऑफ अ फोटोन which is required to remove the electron from the surface of the metal is called the threshold wavelength. किसी फोटोन की वह अधिकतम तरंगदैर्घ्य जो धातु के पृष्ठ से इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन कर दे, तो अधिकतम तरंगदैर्घ्य को ही हम लोग थ्रेशोल्ड मींस दहली तरंगदैर्घ्य कहते हैं. डेफिनेशन को देख लीजिए एक बार. किसी फोटोन की वह अधिकतम तरंगदैर्घ्य जो किसी धातु के पृष्ठ से इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन कर दे, तो इस अधिकतम तरंगदैर्घ्य को दहली तरंगदैर्घ्य कहते हैं. द मैक्सिमम वेवलेंथ ऑफ इंसिडेंट फोटोन required to the emission of electron from the surface is known as threshold wavelength of cutoff wavelength. देख लो, लैम्डा मैक्सिमम ही क्या है? लैम्डा. क्रॉस मल्टीप्लाई करो, आपको ई मिनिमम इज इक्वल टू में क्या मिलेगा? W. ई मिनिमम इज इक्वल टू में क्या मिलेगा? W. बोलो, आराम से पढ़ना, लल्लन टाप तरीके से पढ़ना, जल्दी नहीं बाजी है. बोलो, क्लियर? एक एक बच्चे को आराम से समझ लो. आराम से पहली बात तो पढ़ लो, ठीक है? पढ़ने में कोई दिक्कत नहीं है. काहे की दिक्कत? क्लियर सभी को? बहुत अच्छी बात. ठीक है, ठीक है. स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या था? मैंने बोला था ना, धन प्लेट को दिया गया वह ऋण वोल्टेज जिसकी ओर इलेक्ट्रॉन आकर्षित होने के बजाय प्रतिकर्षित हो जाए, इस विभव को ही निरोधी विभव कहते हैं. द मिनिमम नेगेटिव पोटेंशियल ऑफ एनोड, द मिनिमम नेगेटिव पोटेंशियल ऑफ एनोड एट विच फोटो इलेक्ट्रिक करंट बिकम्स जीरो नोन एज स्टॉपिंग पोटेंशियल और कट ऑफ पोटेंशियल. देख लो, ग्राफ में बताया था, जहां पर करंट जीरो हो जाएगी वही होगा स्टॉपिंग पोटेंशियल. सब कुछ समझा दिया, फिर आराम से पीडीएफ पढ़ा रहे. आराम आराम से, आराम आराम से. बोलो, क्या एक एक बच्चे को एक एक पॉइंट समझ में आया कि नहीं आया? बोलो प्यारे बच्चों, एक एक बच्चे को पॉइंट आना चाहिए. बोलो. अब चलते हैं, आप पढ़ते हैं हम लोग. आइंस्टीन का प्रकाश वैद्युत प्रभाव समीकरण. दिस इज द वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. आराम से पढ़ना, जितना तुम्हारी इच्छा हो उतना पढ़ना. आइंस्टीन
का प्रकाश विद्युत प्रभाव समीकरण, यही इसी तरीके से लिखवा दें क्या? हिंदियों में लिखोगे, आराम से पढ़ना, एक एक पॉइंट को, पूरे कॉन्सेप्ट को बिल्कुल रियलाइज करना, एक एक कॉन्सेप्ट को समझना, सबको एक एक बच्चों को समझ में आएगा, बस बात खत्म। ठीक है, तो आइंस्टीन समझते हैं पहले। आइंस्टीन साहब क्या थे? सबसे पहली बात तो ये मेटल है। अच्छा, हिंदी में लिख दी ना, आइंस्टीन। कैसे लिखा जाता है बे, हम भूल गए हैं। चलो, आइंस्टीन का प्रकाश विद्युत प्रभाव समीकरण, प्रकाश विद्युत समीकरण, आराम से समझना, जल्दीबाजी नहीं है, और यही तुम्हारे पेपर के लिए इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, आराम से समझना बस। अच्छा, अभी अभी आपने देखा कि जब किसी मेटल के सरफेस पर कोई फोटोन एनर्जी या फोटोन इंसिडेंट होता है, ठीक है, फोटोन इंसिडेंट होता है तो उसमें जितने भी इलेक्ट्रॉन्स हैं वो उसकी एनर्जी को एब्जॉर्ब करके बाहर निकल जाते हैं। बाहर जब निकलेंगे तो उनकी काइनेटिक एनर्जी क्या होगी? सबसे मैक्सिमम होगी भाई, क्योंकि वो एनर्जी को एब्जॉर्ब करेंगे, पटाख से भागेंगे। लेकिन मत भूलिए, जो भीतर वाले इलेक्ट्रॉन है सरफेस तक पहुंचने में अपनी कुछ एनर्जी को लॉस करेंगे, वो लॉस ऑफ एनर्जी क्या होगी? या सरफेस तक पहुंचने में जो एनर्जी स्पेंड करेंगे उससे हम कहेंगे वर्क फंक्शन। मीन्स हम ऐसा कह सकते हैं बच्चों कि जो ये हमारी फोटोन एनर्जी है वो कहीं ना कहीं टू पार्ट में डिवाइड हो रही है। जो अंदर वाले इलेक्ट्रॉन है सरफेस तक पहुंचाने में कुछ ना कुछ वर्क फंक्शन हो रहा है, और साथ में अब बाहर जब निकल रहे हैं तो उनके पास काइनेटिक एनर्जी, दैट मीन्स फोटोन एनर्जी दो फॉर्म में डिवाइड हो रही है, वर्क फंक्शन और इलेक्ट्रॉन को काइनेटिक एनर्जी प्रोवाइड करने में। इस बात से सेटिस्फाइड हो कि नहीं हो, होना बहुत जरूरी है भाई। हमारा इलेक्ट्रॉन है सरफेस तक पहुंचा, नो डाउट, सरफेस तक पहुंचेगा तो इलेक्ट्रॉन एमिट भी होगा, तो जब एमिट होगा तो उसके पास कौन सी एनर्जी होगी? काइनेटिक एनर्जी। तो आप बताओ, हम इसे ई के इज टू में ई माइनस का डब्ल्यू नहीं लिख सकते हैं? ई के की जगह हाफ एम वी मैक्स स्क्वायर नहीं लिख सकते हैं? बोलते जाइएगा, बोलते जाएगा, एक एक बच्चा, लोग एक एक बच्चा गर्दा उड़ाते हुए समझेगा भाई। आप बताओ, हाफ एम वी मैक्स स्क्वायर बराबर, आप बताओ, ई की जगह एच न्यू, इसकी जगह एच न्यू नॉट होगा, हाफ एम वी मैक्स स्क्वायर, आप बताओ इसकी जगह लिखोगे एच सी अपॉन लेमडा, और इसकी जगह लिखोगे एच सी अपॉन में क्या? लेमडा नॉट। आप बताओ, हाफ एम वी मैक्स स्क्वायर इज टू में हो जाएगा बाबू, एच सी कॉमन कर लोगे तो ये होगा बच्चों 1 अपॉन में लेमडा माइनस का 1 अपॉन में क्या? लेमडा नॉट। और इस इक्वेशन को ही हम लोग बोलते हैं बच्चों, सारी इक्वेशंस है, इसी इक्वेशंस को बोलते हैं आइंस्टीन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन, आइंस्टीन का प्रकाश विद्युत समीकरण, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही। इसके न्यूमेरिकल के कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे आते हैं, लेकिन बहुत सिंपल न्यूमेरिकल होते हैं। सारी चीजें देखकर एक चीज अननोन करेगा, बस बात खत्म। सारी चीजें देखकर एक चीज अननोन करेगा, बिल्कुल अच्छी तरीके से, तगड़े तरीके से समझिए बच्चों। बोलो, क्या इतनी बात सभी लड़का लोगन के क्लियर है कि नहीं है? हाँ, आप परेशान मत होइए, आपके बुक में W को फाई से रिप्रेजेंट किया जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं, वर्क फंक्शन W से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। बोलो बच्चों, एक्चुअली में ये जो इक्वेशंस आ रही हैं इसी को कहते हैं हम लोग क्या? फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन। इसका एक ग्राफ आता है, इसका एक ग्राफ आता है, एमिटेड इलेक्ट्रॉन, एमिटेड इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी और फ्रीक्वेंसी, आपतित फोटोन की फ्रीक्वेंसी, ये किसकी फ्रीक्वेंसी होगी? फोटोन की फ्रीक्वेंसी का एक ग्राफ ड्रॉ करो।
एक्चुअल में ये बच्चों ग्राफ जो होता है कुछ ऐसा होता है। ओ माय गॉड, बना नहीं पा रहे हैं। ये ग्राफ कुछ ऐसा होता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि सबसे पहली बात, हमारे फोटोन हमारा फोटोन का कुछ पार्ट, देखो ये वो मिनिमम फ्रीक्वेंसी है जिसे हम थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी कहेंगे, दहली आवृत्ति। इसके बाद फोटोन की फ्रीक्वेंसी बढ़ाने पर काइनेटिक एनर्जी बढ़ती जाती है। लेकिन जब हम यहां से फोटोन की फ्रीक्वेंसी बढ़ा रहे थे तो वो किस में जा रही है? वो बच्चों वर्क फंक्शन में, कारफलन में खर्च हो रही है। क्यों? अब भाई देखो ना, ऐसे समझो, हमारा इलेक्ट्रॉन है, इसको बाहर निकलने के लिए 10 जूल की एनर्जी चाहिए। तुमने 50 जूल की इंसिडेंट कराई तो 10 जूल तो इसको सरफेस तक पहुंचने में खर्च हो जाएगा। अब फिर 10 जूल से अब बचा 40 जूल, अब उसे काइनेटिक एनर्जी प्रोवाइड करेगा। तो हाई जो 10 जूल है इलेक्ट्रॉन को एमिट करने में, बाहर निकालने में खर्च हो जा रहा है। तो देखो ये यहां से जब फ्रीक्वेंसी फोटोन की बढ़ाते हैं तो इतनी फ्रीक्वेंसी, हमारे फोटोन की इतनी एनर्जी वर्क फंक्शन में स्पेंड हो जाती है। इसके बाद जब फ्रीक्वेंसी बढ़ाते हैं तो फोटोन की काइनेटिक एनर्जी बढ़ती जाती है। देखो काइनेटिक एनर्जी बढ़ रही कि नहीं बढ़ रही? ठीक है। इस ग्राफ का स्लोप पूछा जाता है। क्या पूछा जाता है? स्लोप। अब स्लोप क्या होगा? स्लोप का मतलब m होता है, m का मतलब होगा परपेंडिकुलर अपॉन में क्या, बेस, बेस क्या होगा? न्यू। अब बताओ ई के इज इक्वल टू में W तो है नहीं, ग्राफ में W को छोड़ो, क्योंकि ई के इज इक्वल टू में E माइनस का W है, तो W को छोड़ दो, ई के इज इक्वल टू में E, और जरा देखो ई के इसकी जगह लिखोगे H न्यू। अब जरा देखो ई के अपॉन में न्यू बराबर में H। तो आप बताओ, एक नंबर का MCQ पूछ लिया जाता है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में फोटोन की फ्रीक्वेंसी और एमिटेड इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी का स्लोप कितना होता है? तो याद रखिएगा बाबू लोग, स्लोप होता है क्या? h। स्लोप क्या होता है? h। एक एक आर्टिकल, एक एक आर्टिकल, आराम से बोलो। क्या इतनी बात सभी बच्चों को क्लियर है? क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है। अच्छा, यहीं पर एक ग्राफ को चेंज कर दिया जाता है, क्योंकि हम लोगों ने पढ़ा क्या है, ई के इज इक्वल में तो ई वी नॉट भी तो होता है, स्टॉपिंग पोटेंशियल। तो यही ग्राफ कुछ ऐसे भी पूछ लिया जाता है कि स्टॉपिंग पोटेंशियल और फोटोन की फ्रीक्वेंसी के बीच ग्राफ का स्लोप क्या होता है। अब तो भाई तगड़ा क्वेश्चन बन रहा है, तो परेशान नहीं होना है, ग्राफ तो वही होगा। क्यों? तुम जितना ज्यादा इंसिडेंट फोटोन की फ्रीक्वेंसी को बढ़ाओगे, एमिटेड इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी उतनी ही ज्यादा होगी, और इधर से उतना ही ज्यादा स्टॉपिंग पोटेंशियल लगाना पड़ेगा। जितना ज्यादा इंसिडेंट फोटोन की फ्रीक्वेंसी बढ़ाओगे, एमिटेड इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, उतना ही ज्यादा अपोजिट डायरेक्शन में पोटेंशियल बढ़ाना पड़ेगा। तो ग्राफ तो यही खींचेंगे। क्यों? फोटोन की फ्रीक्वेंसी बढ़ाओगे, एमिटेड इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी। अब काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी तो हमको स्टॉपिंग पोटेंशियल भी उतना ही बढ़ाना पड़ेगा। ठीक है, बड़ी बात यह नहीं है, ये ठीक है, ये तो सॉरी, ये ठीक है, ये तो वर्क फंक्शन है, नो डाउट। लेकिन सवाल ये उठता है कि इस ग्राफ का स्लोप क्या होगा? मत भूलें, स्लोप m होता है, m टेन थीटा होता है, टेन थीटा में परपेंडिकुलर v नॉट है और बेस न्यू है। ई के इज इक्वल में ई माइनस का W होता है, W का नहीं, इसका ग्राफ खींचा जा रहा है, मतलब v नॉट और न्यू का। ई के की जगह लिखेंगे ई वी नॉट और इसकी जगह लिखेंगे एच न्यू। अब बताओ वी नॉट अपॉन में न्यू की वैल्यू आएगी एच अपॉन में ई। तो याद रखिएगा बच्चों, इस ग्राफ का स्लोप जो होगा, स्लोप का मतलब बाबू लोग ढाल, जो ढाल आएगा वो आएगा एच अपॉन में क्या, ए। आराम से पढ़ो, क्या जल्दीबाजी है? गर्दा उड़ा के पढ़ोगे तभी आएगा, ऐसे नहीं आएगा।
ऐसे नहीं आएगा बच्चा। बहुत अच्छे, बहुत ही ज्यादा अच्छे। यहीं से बच्चों फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के लॉ भी पूछे जाते हैं। तो पहला लॉ आराम से समझेंगे, हटाओ अपने मर्जी से पढ़ाते हैं। अच्छा, ये मेटेलिक सरफेस है, ध्यान से सुनना। यहां पर इस मेटेलिक सरफेस में इलेक्ट्रॉन है, नो डाउट, सभी को पता होगा भाई। अब इस पर आया फोटॉन, तुम खुद वो सोचना, फोटॉन क्या होता है, एच न्यू। अगर फ्रीक्वेंसी बढ़ाएंगे फोटॉन की तो उसकी एनर्जी बढ़ेगी, एनर्जी बढ़ेगी तो यहां से एमिटेड होने वाले इलेक्ट्रॉनों की काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी। तो याद रखिएगा, एमिटेड होने वाले इलेक्ट्रॉनों की जो काइनेटिक एनर्जी होती है वो फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड करती है। अगर आपतित फोटॉन की आवृत्ति बढ़ाई जाए तो एमिटेड होने वाले इलेक्ट्रॉनों की क्या बढ़ेगी, काइनेटिक एनर्जी। पहला पॉइंट आराम आराम से समझना, फिर इधर पढ़ा देंगे ना। देखो, धातु के पृष्ठ पर आपतित फोटॉन की आवृत्ति बढ़ाने पर उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों की गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है। बाय इंक्रीजिंग द फ्रीक्वेंसी ऑफ द फोटॉन incident on a surface of a metal, then the kinetic energy of the emitted electron is also increases। ठीक है, लेकिन दूसरी बात, अगर मतलब ध्यान से सुनिएगा, फ्रीक्वेंसी बढ़ाएंगे तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी। याद रखिएगा, फ्रीक्वेंसी को बढ़ाने पर नंबर ऑफ एमिटेड इलेक्ट्रॉन पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, याद रखिएगा। मतलब फ्रीक्वेंसी बढ़ाने पर इलेक्ट्रॉन, उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों की संख्या नहीं बढ़ेगी। अरे लिख जाओ, उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों की संख्या में कोई परिवर्तन नहीं होता है। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। अब आगे सुनिए, लेकिन अगर इंसिडेंट फोटॉन की हम इंटेंसिटी बढ़ाएं, इंटेंसिटी का मतलब तीव्रता को बढ़ाएं, तो एमिटेड इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ जाती है। मतलब इंटेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ एमिटेड इलेक्ट्रॉन। मतलब जरा सुनो आराम से, जो फोटॉन की तीव्रता अगर बढ़ाओगे तो उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ जाएगी। बोलो यस और नो, ध्यान से सुन लो। मतलब फ्रीक्वेंसी बढ़ाओगे तो एमिटेड इलेक्ट्रॉनों की काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, अगर इंटेंसिटी बढ़ाओगे तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ेगी, जिससे फोटो करंट भी बढ़ेगी, जिससे फोटो इलेक्ट्रिक करंट भी बढ़ेगी। बोलो यस और नो, आराम से पढ़ना है, जल्दीबाजी बिल्कुल भी नहीं करना है, गर्दा जो उड़ाने आए हम लोग। बहुत अच्छे, अच्छा चैप्टर है। ठीक है, ये देखो दूसरा पॉइंट लिखा है, धातु के पृष्ठ पर आपतित फोटॉन की तीव्रता बढ़ाने पर उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ जाती है। ठीक है, आराम से। अब दूसरी बात समझो, तीसरी बात सोचो बच्चों, अगर प्रोटॉन की फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ज्यादा हो तो आप बताओ, एच का दोनों साइड में मल्टीप्लाई करेंगे और E इज ग्रेटर देन आ जाएगा W। W क्या है, वर्क फंक्शन। और आप सभी लोग जानते हो ऐसी कंडीशन में इलेक्ट्रॉन हमेशा एमिट होंगे। क्यों, बाहर निकलने के लिए 10 जूल चाहिए और तुम इंसिडेंट करा रहे हो 12 जूल, तो आप बताओ हमारा इलेक्ट्रॉन डेफिनेटली एमिट होगा। इसी को दूसरे लफ्जों में बोल सकते हो, अगर फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से क्या हो, कम हो,
तो दोनों साइड में H का क्या कर दोगे, मल्टीप्लाई कर दोगे। तो आप बताओ ऐसी कंडीशन में E इज लेस देन 2 क्या हो जाएगा, W। तो याद रखिएगा इस कंडीशन में इलेक्ट्रॉन एमिट नहीं होंगे, ये पॉइंट। फोटोन की फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से अगर ग्रेटर होगी तो इलेक्ट्रॉन का एमिशन होगा, अदरवाइज इलेक्ट्रॉन का एमिशन नहीं होगा। बात खत्म। अच्छा, इसी को अलग पहलू में समझ सकते हैं। इसी तीसरी पॉइंट को अगर हम ऐसे बोल दें, क्या फोटोन की वेवलेंथ थ्रेशोल्ड वेवलेंथ से क्या हो, ज्यादा हो, मतलब फोटोन की तरंग दैर्घ्य दहली तरंग दैर्घ्य से ज्यादा हो तो क्या होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई होगा। HC का दोनों साइड में मल्टीप्लाई होगा, बोलो। और इसकी जगह लिखेंगे W और इसकी जगह लिखेंगे E। अब आप ही बताओ, लैम्डा ज्यादा होगा लैम्डा नॉट से, तो ऐसी कंडीशन में इलेक्ट्रॉन एमिट नहीं होगा। उल्टा बोल के देख लो, अगर लैम्डा की वैल्यू लैम्डा नॉट से कम है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, देखते जाना, बोलो। HC का दोनों साइड में मल्टीप्लाई कर दो आराम से। इसकी जगह लिखेंगे W और इसकी जगह लिखेंगे E। E ग्रेटर है W से, दैट मीन्स इलेक्ट्रॉन का एमिशन डेफिनेटली होगा। यही है पॉइंट, यही है पॉइंट, यही है पॉइंट, समझ लो बस, बात खत्म करो। इसमें इलेक्ट्रॉन एमिट नहीं होगा, इस कंडीशन में इलेक्ट्रॉन एमिट होगा। ए भाई रुको तो, रुको 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 रुको, इस कंडीशन में इलेक्ट्रॉन एमिट नहीं होगा, ये है। और इसकी कंडीशन क्या होगी, लैम्डा इज लेस देन टू लैम्डा नॉट, 1 अपॉन लैम्डा, 1 अपॉन में लैम्डा, HC अपॉन लैम्डा, HC अपॉन में लैम्डा, WE। इस कंडीशन में इलेक्ट्रॉन एमिट होगा, ये है वो कंडीशन। बात समझ में आई? तीसरा आर्टिकल सभी को आया कि नहीं आया? चौथा आर्टिकल समझिए, धातु के पृष्ठ से उत्सर्जित होने वाले इलेक्ट्रॉन टेम्परेचर पर कभी डिपेंड नहीं करते हैं। किस पर डिपेंड करते हैं, फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड करते हैं। क्योंकि आपतित फोटोन की आवृत्ति बढ़ाओगे, इंसिडेंट फोटोन की फ्रीक्वेंसी बढ़ाओगे, तो एमिटेड इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी। ध्यान से सुनना, टेम्परेचर पर नहीं। ये थर्मोनोइक तो है नहीं, मतलब तापानिक उत्सर्जन तो है नहीं। तो याद से सुन लीजिए बच्चों, ये थर्मोनोइक एमिशन नहीं है, ये तापानिक उत्सर्जन नहीं है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है। ये इंसिडेंट फोटोन की फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड करती है, टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं करती। अगला पॉइंट, ये चौथा पॉइंट है। पांचवा पॉइंट, धातु के पृष्ठ से जब कोई इलेक्ट्रॉन उसकी एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है तो 4 घंटा रुका नहीं रहता है। रुको अभी हम चलेंगे। ये फिनोमिना बहुत तेजी से होता है, अप्रॉक्स 10⁻⁸ सेकेंड में ये फिनोमिना हो जाता है। मतलब जरा देखो, जब किसी धातु के पृष्ठ पर फोटोन आपतित होता है तो उसमें उपस्थित इलेक्ट्रॉन उसकी ऊर्जा को ग्रहण करके पृष्ठ से निकल जाते हैं। यह क्रिया 10⁻⁸ सेकेंड में होती है, अर्थात यह क्रिया बहुत तेजी से होती है, तेजी से नहीं, तेजी से होती है। When a photon energy incident on a surface of a metal, the electrons present in it absorb its energy and move out from the surface. This action takes place in 10⁻⁸ seconds. That means this process happens very fast. बहुत क्विकली होता है, बहुत तेजी से होता है। बोलो यस और नो। बताओ, क्या एक एक बच्चे को बात क्लियर है कि नहीं है? बोलो बच्चों। क्या इतनी बात सारे लइका लोगन के क्लियर है कि नहीं है? एक एक बात, एक एक आर्टिकल, बोलो बच्चा लोग। देखो बच्चों, इतनी बात तो क्लियर हो गई होगी हम लोगों को। क्लियर? अब तक हम लोगों ने क्या कहा,
प्रकाश को पार्टिकल नेचर की तरह बिहेव कराया। क्यों? प्लांक की थ्योरी के अकॉर्डिंग लाइट को फोटोन माना, छोटे छोटे पार्टिकल्स पड़े, पार्टिकल सरफेस पर पड़े और वो क्या करे, इलेक्ट्रॉनों के साथ कोलिजन करे, इलेक्ट्रॉनों के साथ टकराए, इलेक्ट्रॉनों ने उसकी एनर्जी को एब्जॉर्ब किया, एमिट होकर बाहर निकल गए। तो यहां तक हम लोगों ने लाइट को किस फॉर्म में पढ़ा? पार्टिकल नेचर में पढ़ा। ठीक है, तो अब सवाल ये उठता है कि अगर लाइट पार्टिकल नेचर को बिहेव कर रही है तो क्या पार्टिकल भी लाइट फॉर्म में होगी कि नहीं होगी, वेव के फॉर्म में होगी कि नहीं होगी? अब यार बड़ा दिक्कत हुआ। अब उसके बाद आए हमारे पास साइंटिस्ट कौन? डी ब्रॉगली। क्या है? दे ब्रॉगली। अकॉर्डिंग टू द डी ब्रॉगली कि अगर कोई मैटर पार्टिकल्स, कोई मटेरियल पार्टिकल्स अगर मोशन कर रहे हैं तो वो एक वेव की तरह बिहेव करते हैं। इन वेव्स को ही हम लोग मैटर वेव्स और इसी को डी ब्रॉगली वेव्स भी कहते हैं, और इनकी वेवलेंथ को क्या बोलते हैं? डी ब्रॉगली वेवलेंथ। पढ़ के देखिए क्या लिखा हुआ है। अकॉर्डिंग टू डी ब्रॉगली ऑल मटेरियल पार्टिकल्स इन अ मोशन हैव वेव नेचर आल्सो। The waves associated with the moving particles in matter are called the de Broglie waves और matter waves। बात समझ में आई क्या? जब कोई द्रव्य कण जैसे इलेक्ट्रॉन, फोटॉन आदि गतिमान होते हैं तो तरंगों की भांति व्यवहार करते हैं। इन तरंगों को द्रव्य तरंगे या दे ब्रॉगली तरंगे कहते हैं तथा इनकी तरंग दैर्घ्य को हम लोग दे ब्रॉगली तरंग दैर्घ्य कहते हैं। ये दे ब्रॉगली तरंग दैर्घ्य जो होती हैं वो लैम्डा बराबर h अपॉन में p होती हैं। हम कह नहीं रहे, बताएंगे। बात समझ में आ रही कि नहीं? आप सभी लोग जानते हो जब कोई भी चार्ज पार्टिकल एक्सेलरेटेड मोशन करता है तो उसके मास चेंज होता है, वेरी होता है। उसका फॉर्मूला हम लोग सभी लोग जानते हैं, एम नॉट अंडर रूट के अंदर 1 माइनस का वी स्क्वायर अपॉन में सी स्क्वायर, नो डाउट। जहां पर एम नॉट को हम लोग कहते हैं रेस्ट मास, रेस्ट मास विराम द्रव्यमान कहते हैं। बोलो, जबकि m को क्या कहते हैं? काइनेटिक मास, गतिक द्रव्यमान, गतिक द्रव्यमान। बोलो यस और नो। बात समझिएगा सभी बच्चे, सभी बच्चे एक एक पॉइंट ऑफ व्यू को समझेंगे। जब कोई कण जैसे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन आदि गतिमान होते हैं तो तरंगों की भांति व्यवहार करते हैं। इन तरंगों को द्रव्य तरंगे कहते हैं। आइए चलते हैं बच्चों, बात करते हैं डी ब्रॉगली वेवलेंथ का प्रूवमेंट करते हैं। अभी अभी हमने जानना कि अगर कोई पार्टिकल है, मोशन कर रहा है, तो उसकी एनर्जी h नहीं होती है अकॉर्डिंग टू द प्लैंक्स थ्योरी। और उसी पार्टिकल अगर मूविंग पार्टिकल की एनर्जी आइंस्टीन के अकॉर्डिंग समझे तो वो होती E बराबर क्या? mc स्क्वायर। यही तो होती है, c स्पीड ऑफ लाइट होती है। प्लैंक के अकॉर्डिंग लाइट क्या था? वेव, सॉरी पार्टिकल। अगर वही पार्टिकल है तो आप सभी जानते हो जब कोई पार्टिकल मोशन करता है तो उसकी एनर्जी क्या होती है? काइनेटिक। आप सभी लोग जानते हो E इक्वल टू में mc स्क्वायर। अब जरा देखो, इसकी जगह न्यू की जगह c अपॉन लेमडा लिखोगे, इसकी जगह mc लिखोगे, c से c कैंसिल, h अपॉन में लेमडा mc, ये मूविंग पार्टिकल का मास, ये वेलोसिटी। आप जरा ध्यान से देखें, ध्यान से देखें, h अपॉन में लेमडा इक्वल टू में mc को ही हम लोग बोलते हैं बच्चों p। क्या बोलते हैं? p। यही तो अभी पढ़ाया है, लेमडा इक्वल टू में h अपॉन में p। एक एक बच्चा कंसंट्रेट करेगा, ध्यान से ध्यान पूर्वक पढ़ेगा। ठीक है, ध्यान पूर्वक अगर पढ़ेगा तो यहीं पर एक प्रूवमेंट और भी करा सकते हैं। अगर कोई इलेक्ट्रॉन v वोल्ट से एक्सेलरेट है, इफ एन इलेक्ट्रॉन एक्सेलरेटेड विथ पोटेंशियल डिफरेंस v, यदि एक इलेक्ट्रॉन v वोल्ट के विभवांतर से
त्वरित है, त्वरित है, तो V वोल्ट के विभवांतर से अगर त्वरित होगा तो आप सभी लोग जानते हो K बराबर होता है QV, होता है, आराम से पढ़ेंगे। ठीक है, सबसे पहली बात तो ठीक है, इसको यहीं पर छोड़ दो। सबसे पहले आप बताओ के लैम्डा बराबर H अपॉन में P होता है। ठीक है, अब जरा साइड में देखो, K बराबर हाफ mv² होता है। आप बताओ हाफ m² v² अपॉन में m करेंगे। आप बताओ हाफ p² बाई में m लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे। ठीक है, तो अब जरा देखो यहीं पर देखते जाओ, p² बराबर 2mk लिखेंगे कि नहीं, 2mk नहीं इधर ले आए। तो आप बताओ p बराबर अंडर रूट के अंदर 2mk लिखोगे कि नहीं लिखोगे। उठाओ वैल्यू रखो, लैम्डा बराबर h अपॉन में p की जगह लिखोगे 2mk, लैम्डा बराबर h अपॉन में अंडर रूट के अंदर 2mk की जगह लिखोगे qv, k की जगह क्या लिखोगे, qv। अब चलो बात करते हैं, लैम्डा h की वैल्यू होती है 6.6 इंटू 10⁻⁻34। इलेक्ट्रॉन का मास होता है 9.1 इंटू 10⁻⁻31 इंटू में। इलेक्ट्रॉन का आवेश 1.6 इंटू 10⁻⁻19। इलेक्ट्रॉन को एक्सेलरेट किया गया v पोटेंशियल डिफरेंस से। बच्चा लोग जब इसको सॉल्व करोगे तो 12.27 गुणे 10⁻⁻10 अंडर रूट के v, आंसर किस में आएगा, मीटर में। किस में आएगा, मीटर में, जिसे आप लोग लिख सकते हो बच्चों, यहीं पर लिख दे रहे हैं हम, इसे लिख सकते हैं लैम्डा बराबर 12.27 बटे में अंडर रूट के अंदर भी एंगस्ट्रॉम। मतलब फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में हमने लाइट को पार्टिकल नेचर की तरह बिहेव करा, और हमारे डी ब्रॉगली ने बताया कि जब कोई पार्टिकल मोशन करता है तो वो वेव की तरह बिहेव करता है, और उस वेव की वेवलेंथ कैसे निकलती है, लैम्डा h अपॉन में p। देखो उसकी वेवलेंथ निकाल सकते हैं कि नहीं निकाल सकते, एक्सप्रेशन दे रहे हैं कि नहीं, कि उस मूविंग पार्टिकल की तरंगदैर्घ्य कैसे निकलेगी, आपके सामने एक्सप्रेशन है, लैम्डा बराबर h अपॉन में p। इसका मतलब लाइट हमारी दो नेचर की है, पार्टिकल नेचर की तरह भी बिहेव करती है और वेव नेचर की तरह। बोलिए, बात उम्मीद है कि सभी बच्चों को समझ में आया होगा। चैप्टर बिल्कुल धांसू है अपना, इस चैप्टर को पढ़िएगा, और यही चैप्टर आपको पढ़ना है मन से तन से, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ठीक है, बोलो बच्चों, बहुत अच्छे। होमवर्क फुल रिवीजन कर लो बच्चों, फुल रिवीजन करो। ठीक है, फुल रिवीजन के बाद आ जाओ अपने में। छोटा सा चैप्टर है, छोटे से चैप्टर है, अच्छी तरीके से पढ़ना, अच्छी तरीके से रिलेट करना, और कहाँ कहाँ मजा आया कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना। तब तक के लिए सभी प्यारे बच्चों को प्यार भरा नमस्कार एंड जय हिंद।